ने अब बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को अपना बॉस बताकर उन्हें खुश भी कर दिया है। जरा सुन लीजिए। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। तो बॉस बता दिया, मैं एक कार्यकर्ता हूं और माननीय नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं। लेकिन नितिन नबीन के सामने अब असली चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो उन्हें इस साल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस करना है, क्योंकि यहीं से परीक्षा की उनकी शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले मुंबई में बीजेपी का मेयर बनवाना भी बड़ी चुनौती उनके सामने है, क्योंकि शिंदे पहले से, यानी एकनाथ शिंदे पहले से भी ये इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि उनका यहां पर मेयर हो। उधर शिंदे गुट और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों पर भी उतर आए हैं। शिंदे गुट ने दिल्ली में बीजेपी के सामने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि मुंबई में उनकी पार्टी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसको गौर फरमाइए दोस्तों, कि मुंबई में उनकी पार्टी को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सहयोगी पार्टी बीजेपी है। न्यूज 18 मराठी की खबर के अनुसार यहां पर सूत्रों ने बताया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने एक विस्तृत रिपोर्ट शिकायत रखी है। यह जो रिपोर्ट है वो शिकायतनामा है, शिकायत रखी है। इसमें सबसे अहम मुद्दा उन 30 मुस्लिम बहुल सीटों का है जिसने शिंदे गुट का खेल खराब किया। शिंदे गुट का आरोप है कि मुंबई की 30 सीटें ऐसी थी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक थी। वहीं बीजेपी नेताओं का मानना है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी क्षमता से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिससे महायुति का कुल स्ट्राइक रेट खराब हुआ। बीजेपी और शिवसेना की इस भिड़ंत के बीच उद्धव ठाकरे के बयान से दोनों में डर बना ही हुआ है। आप जानते हैं कि ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ईश्वर की मर्जी हुई तो मेयर शिवसेना का बनेगा। इसमें दरअसल लॉटरी के खेल के संकेत छिपे हैं। अगर मेयर पद के लिए होने वाली लॉटरी में एसटी का नाम निकला तो फिर उद्धव ठाकरे को इसमें मौका मिल सकता है। क्या शिंदे को उद्धव ठाकरे ने यहां कोई इशारा दिया है? यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि शिंदे ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिवसेना कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जो जनादेश के खिलाफ हो। उन्होंने याद दिलाया है कि बीएमसी चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है वहां महायुति का ही मेयर बनेगा। यह बात एकनाथ शिंदे का कहना है। लेकिन जब तक महायुति का मेयर बनेगा नहीं तब तक बीजेपी और शिंदे गुट में बेचैनी बनी रहेगी, यह भी तय है। इस बेचैनी को क्या नितिन नबीन संभाल पाएंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि नए नवेले वो अध्यक्ष हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर मूर्तियों को तोड़ना ही काफी नहीं था कि अब बीजेपी ने शंकराचार्य से यह साबित करने को कहा है कि वो अपनी उपाधि को साबित करें। आप जानते हैं कि माघ मेला में मौनी अमावस्या के स्नान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा पर पुलिस ने रोक लगाई थी और उनके साथ बदसलूकी हुई थी। अब माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद उन्होंने अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया है। मेला प्राधिकरण ने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन सिविल अपील का उल्लेख करते हुए कहा है कि अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश पारित नहीं हुआ है और ऐसे में कोई भी धर्माचार्य ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में पट्टाभिषेकित नहीं हो सकता है, यानी वो शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। इस पर उनके अधिवक्ता पीएन मिश्र ने जवाब दिया है, यानी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता जो है, वकील जो है, उन्होंने जवाब दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य लिखने पर रोक नहीं लगाई है। पीएन मिश्र ने बताया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। उनके गुरु ने उनके नाम रजिस्टर्ड वसीयत की है, इसी के आधार पर वो शंकराचार्य लिख रहे हैं। वहीं
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसी मामले पर सवाल करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए पवन खेड़ा को सुनिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी उन्होंने इसी मसले पे खासकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज भी की है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुनिए जरा। एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। ये वो 10 साल से जो अपनी फर्जी डिग्रियां छिपाते हुए भ्रष्ट लोग ये तय करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है, आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। वैसे 1954 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया, शिरूर मठ का एक केस था, जिसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि मठ की परंपराएं और मठ के संचालन में हस्तक्षेप का किसी को अधिकार नहीं है। तो ये जो कल रात को 12 बजे आदित्यनाथ ने, अजय सिंह बिष्ट ने जो नोटिस भेजा है, यह संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। यह नैतिकता के पैमाने पर सही नहीं है, यह कानून के पैमाने पर सही नहीं है, संविधान के पैमाने पर सही नहीं है। यह बेशर्मी है, यह बेहयाई है, यह निर्लज्जता है, उससे कम कुछ नहीं है। और हिंदू समाज छोड़िए, पूरा देश अजय सिंह बिष्ट की और मोदी के मौन को देख रहा है, माफ नहीं करेगा। तो देश माफ नहीं करेगा, लेकिन इसी मसले पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। महाराज जी, उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। ठीक है।
तो सुन लिया आपने साफ साफ, यहां पर बीजेपी शंकराचार्य को कानूनी नोटिस भेजकर अपनी सत्ता का दम तो दिखा सकती है, लेकिन इस बात से हिंदू अगर बिफर गया तो उसे संभालना मुश्किल होगा। इसका अंदाजा शायद मोदी या योगी नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे विपक्ष ने इस मुद्दे पर बीजेपी को बुरी तरह घेर लिया है। अभी आपने सुन लिया कांग्रेस पार्टी का बयान, पवन खेड़ा का बयान। अखिलेश यादव ने आज अपने सारे सांसदों की बैठक ली और विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तो धार दी ही, और उस बैठक में भी धर्म के अपमान, शंकराचार्य के अपमान पर चर्चा हुई है। और इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने रख रहा हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, घोर निंदनीय, मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। ये बात यहां कह रहे हैं अखिलेश यादव कि अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां मनरेगा से लेकर कानून व्यवस्था तक कई मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है। सुनिए जरा राहुल गांधी को। पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं और ब्यूरोक्रेसी चश्मा हाथ में लग जाएगा, चश्मा हटा लो। और वो गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। प्रयागराज में मेन बात नाम बदलने की नहीं है, अपमान किया है गांधी जी। 1-2 लोग ले लो तो आ जाए। इससे भी बड़ी बात कि जो हमारी गरीब जनता है उनका जो प्रोटेक्शन था वो हटा दिया गया है, और जो हमारी 3rd टियर गवर्नमेंट की थी, जो डेमोक्रेटिक जड़ है एक प्रकार से, उसको काटा गया है। सर, प्रयागराज में कांग्रेस पार्टी प्रयागराज में संत धरने पर बैठे हैं। भैया मुझे बोलने दीजिए, आपने सवाल पूछा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने का आंदोलन कर रही है, और जो हमारे 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है और जो मजदूरी करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम खड़े हैं। आइडिया देखिए, आइडिया को आप समझिए। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का पूरा धन गौतम अदानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। थैंक यू। तो अदानी अंबानी यहां बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कैसे नरेंद्र मोदी की प्लानिंग क्या है। राहुल गांधी के दौरे से पहले मंगलवार को यानी आज रायबरेली में जो पोस्टर लगाए गए उन पर भी सियासत, ये देखिए 2 पोस्टर लगाए गए, उन पर भी सियासत तेज है। इन पोस्टरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए इंडिया के कप्तान के रूप में दर्शाया गया है, जो आने वाले वर्षों में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व का प्रतीक है। 2027 यानी उत्तर प्रदेश का चुनाव, विधानसभा चुनाव, और उसमें अखिलेश यादव का दबदबा, और 2029 में राहुल गांधी का दबदबा पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। यानी जिस इंडिया ब्लॉक को मोदी बार बार बिखारने की कोशिश कर रहे हैं या विपक्ष को कमजोर दिखाते हैं, वो विपक्ष अब भी पूरी ताकत से बीजेपी को चुनौती दे रहा है, और इधर बीजेपी के भीतर ही कमजोरियां उभर रही हैं, और उसमें अब बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन उन कमजोरियों को कैसे दूर करेंगे, तब जबकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरे भी बॉस अब नितिन नबीन हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी में अब नए संकट आने वाले हैं, विपक्ष ने कैसे कर दी है मोर्चाबंदी, इन सब की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और फिर इस चर्चा को देखिए। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा शुरुआत करते हैं, महाराष्ट्र चलेंगे, महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ है, लेकिन जरा शंकराचार्य से शुरुआत करना चाहता हूं। आज की चर्चा यानी उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। शंकराचार्य की तस्वीर आप देख रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के
प्रमुख शंकराचार्य। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब ज़रा आपसे समझूं कि यहाँ पर जो चुनौती इनके सामने रखी जा रही है, जिस ढंग से ट्रोल करने की कोशिश हो रही है, जैसे यहाँ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आधी रात को नोटिस भेजा जा रहा है और आपको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। जिस ढंग से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं, जिस ढंग से मौनी अमावस्या के दिन कई साधुओं को बाल पकड़कर घसीटा गया, ये सब इस देश ने देखा है। इस देश में और इस वक्त हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग काफ़ी खुश रहता है कि हमारी सरकार चल रही है, हिंदू हृदय सम्राट तक कहते हैं। और उसी देश में ये सब कुछ हो रहा है जो आईने का दूसरा पहलू है, दूसरा पक्ष है, दूसरी साइड है। इस साइड को थोड़ा और उभारने की कोशिश कीजिए, यहाँ समझने की कोशिश, और आपके ज़रिए हम अपने तमाम साथियों को, दर्शक साथियों को समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पर हिंदू के नाम पे क्या ड्रामा चल रहा है। ज़रा बताइए। डॉक्टर साहब, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर ड्रामा चल रहा है। इस देश के सबसे बड़े धर्मगुरु को, जगत गुरु शंकराचार्य को सीकरी से जूझना पड़ रहा है, यानी राजनीति से, राजधानी से लड़ना पड़ रहा है। 15वीं 16वीं शताब्दी के कवि हुए कुंभन दास, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने लिखा कि संतन कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, इनके दुख उपजे तिनको कर वे। तो आज शंकराचार्य जैसे लोगों को, मामूली से सरकारी मुलाजिम राजा इस कदर व्यथित किए हुए हैं कि वे तब से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और अब उन्हें चुनौती दी जा रही है कि वे कागज दिखाएं कि वे शंकराचार्य हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। दरअसल में इन शंकराचार्य जी के गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी। वे 2 पीठ के शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ। एक थे स्वामी वासुदेवानंद, उन्होंने इनके शंकराचार्य पद पर, यानी स्वरूपानंद जी के पद पर चुनौती दे रखी थी। जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वामी स्वरूपानंद जी के शंकराचार्य होने को मान्यता दी। उसके बाद जब वे इस लोक को छोड़कर उस लोक में जाने वाले थे, तो उससे पहले, जैसा कि आपने बताया, बाकायदा लिखकर वे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए। तो उनमें से जो 2 पीठ थी, एक पीठ ज्योतिष पीठ जिसके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य बने, और दूसरी जो पीठ है द्वारिका पीठ, उसके हैं सदानंद जी महाराज। आपने जो अदालत का उल्लेख किया, आपके शंकराचार्य जी के वकील ने जो कहा है, अदालत का इतना ही फैसला है वो कि पट्टाभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन उनका पट्टाभिषेक तो हो चुका था। स्वामी स्वरूपानंद जी के निधन के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य बन चुके हैं। पवन खेड़ा ने ठीक पूछा है कि जब राष्ट्र सेठ अंबानी के यहाँ शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं शंकराचार्य के सामने नतमस्तक हो रहे थे, उनके श्री चरणों में प्रणाम कर रहे थे, तब तो किसी ने कागज दिखाने को नहीं कहा। तब किसी ने नहीं पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, किसी भगवाधारी के सामने इस तरह नतमस्तक क्यों हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वे वीडियो भी हम दिखा सकें जिसमें प्रधानमंत्री श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं शंकराचार्य जी के। और अब आधी रात को नोटिस दिया जा रहा है, उनके शिविर पर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, साथ में उनके शिविर में जो श्री शंकराचार्य लिखा है उसकी फोटो भी लगाई गई है नोटिस चस्पा करते हुए कि आपने अपने शिविर पर शंकराचार्य कैसे लिख रखा है। विडंबना देखिए राजीव जी, जो प्रयागराज मेला प्राधिकरण नोटिस दे रहा है, उसी प्राधिकरण ने तो इन्हें जमीन आवंटित की थी शिविर के लिए माघ मेले में। तब नहीं पूछा था कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं,
तब किस हैसियत से उन्हें ये शिविर लगाने की अनुमति दी गई? और कई दिन पहले से शिविर लगा हुआ था, उसमें सब कुछ लिखा था, शंकराचार्य भी लिखा था। तो मैं समझता हूं कि ये वृहद हिंदू समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जगत गुरु शंकराचार्य को हिंदुओं की कस्में खाने वाली पार्टी के राज में धरने पर बैठना पड़ रहा है। वे पूछ रहे हैं कि गंगा मैया की रजिस्ट्री किसने करवा ली है, किसकी अनुमति की जरूरत है, और वो भी उस राज्य में जिसका मुखिया खुद भगवा वेशधारी है, जो खुद को साधु और योगी कहता है। इसलिए ठीक कहा पवन खेड़ा ने, अजय सिंह बिष्ट, कोई योगी किसी शंकराचार्य के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। ये सत्ता का जो हट है, ये जो राजहट है, इस वक्त राजहट और धर्माध्यक्ष का हट आमने सामने है, लेकिन इसमें हार तो हिंदू धर्म रहा है। अवमानना उसकी हो रही है, उसके सबसे बड़े पीठाधीश्वर का अपमान हो रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के अंध समर्थक शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं। राजीव जी, इससे पहले इस देश के इतिहास में क्या कभी सचमुच ऐसा हुआ है? मुद्दा कोई भी रहा हो, पीठों के पीठाधीश्वर को लेकर मुकदमेबाजियां भी हुई हैं, लेकिन इस तरह कभी ट्रोल नहीं किया गया, इस तरह कभी किसी शंकराचार्य को गालियां नहीं दी गई। खुलकर गालियां लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया पर, और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। वे प्रधानमंत्री जो अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उंगली पकड़कर ले गए थे उनके घर में, वे नरेंद्र मोदी जो सोमनाथ के मंदिर में सबसे बड़े धर्म ध्वजा धारक होने का प्रहसन कर रहे थे, मोहन भागवत के शब्दों में कि उनके और नरेंद्र मोदी के भीतर धर्म बसता है, इन सब लोगों के सामने धर्म का नाश हो रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते, तो इस वक्त धर्म की ग्लानि हो रही है सर, और इनमें से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। संक्षेप में सिर्फ आधे मिनट में महाराष्ट्र की बात करेंगे, फिर अगले चरण में बात करेंगे जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त मुंबई महानगर पालिका के मेयर का जो छींका है वो बिल्ली के भाग से, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के भाग से उनकी झोली में गिर सकता है, क्योंकि बीएमसी में 2 ही पार्षद के पद वार्ड ऐसे थे जो एसटी के लिए आरक्षित थे, और ये सहज संयोग है कि उन दोनों सीटों पर भारी वोटों से उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। एक का नाम है जितेंद्र वल्वे और दूसरे का नाम है प्रियदर्शनी ठाकरे। तो जो रोस्टर होता है महापौर के लिए, पर्ची डलेगी, अगर पर्ची एसटी के पद के लिए खुली तो किसी भी तौर पर बीजेपी या एकनाथ शिंदे अपना महापौर नहीं बना पाएंगे। उसके बाद एक ही चीज बचेगी, ऑपरेशन लोटस चलाकर उद्धव ठाकरे के इन दोनों पार्षदों को बेंगलुरु में या कहीं भी, बेंगलुरु में तो अब नहीं ले जा पाएंगे, वहां कांग्रेस का राज है, किसी भाजपा शासित राज्य में या मुंबई में किसी रिजॉर्ट में ले जाकर बंद करा दिया जाए और अपना महापौर बना दिया जाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है, और अगर देखा जाए तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ये पूरी खबरें घूमती हुई नजर आती हैं। प्रशांत जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ, नितिन नबीन से लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और वहाँ से आगे बढ़ें तो एकनाथ शिंदे, और जो न्यूज 18 नेटवर्क 18 मराठी की जो रिपोर्ट में बता रहा था, उसमें जो शिकायती खत लिखा गया है, जो चिट्ठी लिखी गई है, जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नतमस्तक हैं इन्हीं शंकराचार्य के सामने। हाँ, ये ऊपर दिखा दें हमारे। हाँ, ये जरा अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी अभी बता रहे थे, जरा इन्हीं के आगे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आगे जरा इसको फुल स्क्रीन ले आइए, जरूरी है ये दिखाना कि आज जब जिनके सामने आप नतमस्तक हो रहे हैं और उनसे आप शंकराचार्य होने का जवाब मांग रहे हैं,
ये इन्हीं की सरकार में। तो इसलिए ये हिंदुत्व और इन सब के बीच आखिर क्या ये ड्रामा है, क्या ये नौटंकी है, या ये सच्चाई है? क्या आप दिल से हिंदू हैं, या ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए हो रही हैं? ये सब समझने की ज़रूरत है, और जो नहीं समझते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। हम तो बहुत दिनों से समझ रहे हैं, और इसीलिए इस मंच से कई बार इस विषय में हम चर्चा कर भी चुके हैं। प्रशांत टंडन जी, यहीं से शुरुआत। डॉक्टर राकेश पाठक ने बहुत तफसील से बता दिया, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर जो विवाद खड़ा किया गया है, देखिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, और ये केवल शंकराचार्य के ऊपर लागू नहीं है। आप देखिए कि कब सरकार ने दिल्ली का आर्क बिशप कौन होगा, जामा मस्जिद का शाही इमाम कौन होगा, गुरुद्वारे का मुख्य ग्रंथी कौन होगा, ये सरकारें तय नहीं करती हैं। ना शंकराचार्य कौन होगा ये तय करती हैं, ये उनकी परंपराओं के अनुसार चलता है जी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की ये तय नहीं करेगी कि शंकराचार्य कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मुकदमा है वो केवल कि अंदरूनी मठ में अगर विवाद है उसका आर्बिट्रेशन सुप्रीम कोर्ट में होता है, तय तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगा, तय तो परंपराओं के अनुसार ही होगा। तो ये अगर ये सरकार अगर ईसाइयों का आर्क बिशप कौन होगा दिल्ली का, जामा मस्जिद का शाही इमाम कौन होगा, मुख्य ग्रंथी गुरुद्वारों कौन होगा, ये नहीं तय करती तो शंकराचार्य को तय करेगी। ये कौन सा मैंडेट इनको मिल गया है? तो ये केवल और केवल दंभ है, अभिमान है, और ये जैसा कहा गया अखिलेश यादव ने कहा कि चलेगा नहीं। तो आप जो कह रहे हैं ना, आर्टिकल 26 तो यही है अपना, यही है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 साफ साफ धार्मिक स्वतंत्रता आपको देता है, और उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कई बार इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई भी, धार्मिक स्वतंत्रता है। जी प्रशांत जी, तो यही मैंने कहा कि हम तो संविधान के हिसाब से चलने की बात कर रहे हैं। तो भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है कि योगी आदित्यनाथ तय करें कि शंकराचार्य कौन होगा, या कोई शंकराचार्य है तो उससे सवाल पूछे कि जी आप कागज लेकर आओ। शंकराचार्य दंड लेके चलता है, वो दंड जो उसका होता है, जो जिसको एक छड़ी में झंडा होता है, उनकी ध्वजा होती है, वो दंड ही उनका आई कार्ड है कि वो शंकराचार्य हैं। उसी का आदान प्रदान होता है जब उनको गद्दी मिलती है। तो जो दंड लेकर चल रहे हैं वही है कागज उनका कोई आई कार्ड इशू नहीं होता है। ये योगी आदित्यनाथ को, हालांकि वो महंत है खुद, और वो भी परंपराओं के मुताबिक महंत हैं। गोरखनाथ पीठ का महंत अगर योगी आदित्यनाथ है तो उनको किसी प्रशासन ने या किसी कोर्ट ने नहीं बनाया है, वो भी उनके गुरु ही उनको गद्दी देकर गए हैं। तो ये तो परंपराओं के हिसाब से है, और ये बड़ा दुखद है कि सरकार जो है इस तरीके का काम कर रही है, और ये अभिमान है। अब इसमें सवाल एक और है उठता है, अभी डॉक्टर साहब जो है बात कर रहे थे, डॉक्टर पाठक बात कर रहे थे इतिहास की। मैं ये कहूँगा कि जो हिंदू अपर कास्ट है, जो सबसे ज़्यादा आगे जाके मोदी सरकार को ढाल की तरह खड़ा रहता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो अदालतों में हो, सबसे बड़ा हिंदू वो बना हुआ है। इतिहास साक्षी है, ना मुगल काल में, ना अंग्रेज के समय, ना उसके पहले कभी हिंदू अपर कास्ट ने सत्ता के सामने सरेंडर नहीं किया। आप देखिए कि आज़ादी के आंदोलन में भी जो अग्रणी नेतृत्व था वो हिंदू अपर कास्ट का था। ये पहली बार है इतिहास में कि हिंदू अपर कास्ट ने नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो जो बैठे हुए हैं,
चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में है, वो ढाल की तरह काम करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ हिंदुओं पर कास्ट? कोई भी हिंदुओं का सामाजिक समूह 90% वोट नहीं करता बीजेपी को, ना दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। केवल ये हिंदू अपर कास्ट है जो 90% वोट करता है बीजेपी को, उनकी अपनी पार्टी है। और इसी असुरक्षा की वजह से इन लोगों ने धक्का दे दिया राहुल गांधी को भी कि वो सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स करें। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां सामाजिक न्याय की राजनीति में थी, तो कुल मिला के हिंदू अपर कास्ट की सिर्फ अब एक पार्टी बची है, बीजेपी। वो हारेगी या जीतेगी, उसी में उनका मुस्तकबिल शामिल है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बाजी जो है, हारने वाली बाजी जो है, पहली बार इतिहास में मैं देख रहा हूँ कि वो सवर्ण हिंदू ने खेली, वो भी तब जबकि जिसपे शोषण करते रहे हजारों साल से, उसका एक इंटेलेक्चुअल क्लास आ चुका है। उस वर्ग का एक प्रभुत्व वर्ग, उसके अंदर का इंटेलेक्चुअल क्लास, उसके लेखक, उसके पत्रकार, उसके पॉलिसी मेकर्स आ चुके। जी, दूसरी बात, जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा अगली बार में। जी, नितिन नवीन साहब, देखिए, आपने भी नितिन नवीन का नाम कब सुना था? जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। जी, थोड़ा बहुत सुना होगा, छत्तीसगढ़ में उन्होंने काम किया था। ये बीजेपी की परंपरा रही है कि वो रबर स्टैंप अध्यक्ष ढूंढ के लाती है। ये नई परंपरा नहीं है। मैं नाम गिना दूं, बंगारू लक्ष्मण जब अध्यक्ष बने, उसके पहले को कोई बीजेपी के बाहर तो कोई नहीं जानता था। कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्ण मूर्ति, अध्यक्ष बनने के बाद भी उनको कोई नहीं जानता था सिवाय बीजेपी कवर करने वाले पत्रकारों के। तो कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्ण मूर्ति, जेपी नड्डा, अब उसी परंपरा में नितिन नवीन है। मुख्य बात ये, और वो भी निर्विरोध चुने गए। ये लोग कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों की लोकतंत्र पे और उनके अध्यक्ष पदों के चुनाव पे सवाल खड़े करते हैं। याद कीजिए बीजेपी के नेताओं के बयान, जब शशि थरूर और खड़गे साहब के बीच में चुनाव हो रहा था, और चुनाव में कितनी इन्होंने बातें की। अभी निर्विरोध किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि आधिकारिक कैंडिडेट के खिलाफ कोई पर्चा भी दाखिल करे। तो कुल मिला के अध्यक्ष जो है वो मोदी अमित शाह ही है। ये रबर अध्यक्षों की, उसमें बीच भी एक ही है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ दो और साथी जुड़ गए हैं, अनिल सिन्हा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ, और धनंजय जी, आप दोनों का स्वागत है। और ज़रा पहले लेकिन अमलेंदु जी आपके पास आता हूँ। अमलेंदु जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, अभी जो कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि ये इतनी शांति से ये मामला निपट जाएगा, जबकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पे बैठे हुए हैं कल से? राजीव जी, एक बात तो बीजेपी ने सच करके दिखा दी कि हिंदू खतरे में है। हिंदुओं पे बहुत बड़ा खतरा है, और मोदी योगी के रहते हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। ये तो आज साबित हो गया राजीव जी। अगर शंकराचार्य को ही जो प्रशासन नोटिस दे देगा, तो बाकी हिंदुओं की विसात क्या है? यानी सबसे बड़ा धर्माचार्य जो है हिंदुओं का, उसको नोटिस पकड़ा रहा है एक डीएम जाकर के, या मेले का प्रशासनिक अधिकारी जाकर के, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के कितने बुरे दिन आ गए हैं। तो ये राजीव जी साबित कर दिया मोदी योगी ने कि हिंदुओं पे वास्तव में खतरा है, और हिंदू खतरे में है। ये सिर्फ नारा नहीं था, वास्तव में अभी साफ दिखाई पड़ने लगा कि मोदी और योगी के रहते हिंदू बहुत बड़े खतरे में हैं। राजीव जी, जब सल्तनत काल हुआ करता था, और आपको याद है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन उसको इसलिए गुलाम वंश का संस्थापक नहीं माना जाता चूंकि उसके पास खलीफा से सुल्तान की उपाधि नहीं थी, और इसलिए इल्तुतमिश को जो है वो माना जाता है कि चूंकि खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर इल्तुतमिश आया, तो इसलिए जो है ये
खलीफा जो था उसने चूंकि नहीं दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक नहीं माना जाता। संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश जी। हाँ, इल्तुतमिश को। तो यानी राजीव जी कि राजा का भी जो प्रमाण पत्र है वो धर्माचार्य देता है, ये है धर्मशास्त्र। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि शंकराचार्य जी आप प्रमाण पत्र दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो इससे और ज्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए? आ गए हैं अच्छे दिन। अब हिंदुओं के धर्माचार्य जो हैं प्रशासनिक अधिकारियों को जाकर प्रमाण पत्र दे कि वो धर्माचार्य हैं। अभी तक तो देश की जनता से कागज मांगे जा रहे थे, अब साधु संतों से और हिंदुओं के धर्माचार्यों से कागज मांगे जा रहे हैं। कि तो इसके पीछे राजीव जी कुल जो राजनीति है वो राजनीति है, जैसा मैं पहले भी कई बार इशारा कर चुका हूं कि आरएसएस की एक लंबी योजना है कि हिंदुओं के जितने भी मठ मंदिर हैं सब पर आरएसएस अपना कब्जा कर ले। उसी के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं। जो ये वक्फ बोर्ड पे नया कानून लेकर आए उसका भी मकसद यही था कि पहले वक्फ पे हिंदुओं से तालियां बजवाई जाएं और फिर जब मंदिरों पे मठों पे जब कब्जा करे आरएसएस तब फिर कहा जाए कि क्यों, जब वक्फ पे हो रहा था तब तो बहुत तालियां बजा रहे थे, अब क्या दिक्कत है। तो ये उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और राजीव जी, अगर जैसा प्रशांत जी ने भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ महंत आदित्यनाथ हैं तो ये महंत आदित्यनाथ किसने बनाया? महंत अवैधनाथ ने। और महंत अवैधनाथ को किसने बनाया? महंत दिग्विजयनाथ ने। पंडित नेहरू ने तो नहीं बनाया ना। तो ये जो एक परंपरा है, तो ये परंपराओं को तोड़ रहे हैं। और आरएसएस वालों ने राजीव जी फर्जी शंकराचार्य भी पैदा कर दिए, फर्जी कुंभ महाकुंभ भी लगाना शुरू कर दिए। आपके छत्तीसगढ़ में ही जो एक राजिम महाकुंभ, राजिम कुंभ लगता है, उसका कहीं शास्त्रों में कोई नहीं है कि राजिम में कोई कुंभ भी होगा, लेकिन आरएसएस ने आयोजित कर दिया राजिम में कुंभ, बताते हैं वो कुंभ भी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं तो ये इस तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शंकराचार्य के मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से निपटना चाहती है और शंकराचार्य को अपमानित कर रही है, ये सारे हिंदू धर्म का अपमान है, घोर अपमान है। और ऐसी हिंदू विरोधी सरकार को हिंदू तो माफ करेंगे ही नहीं, ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। राजीव जी जी, ईश्वर की बात कर रहे हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं। थोड़ा आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा उस दिशा में जिस बारे में हम इस मंच पे चर्चा नहीं करते हैं अमूमन, लेकिन अब चूंकि परिस्थितियां वैसी बन गई हैं कि यहाँ थोड़ी सी चर्चा ऐसी करनी भी पड़ रही है। कई लोगों को ऐसी चर्चा पसंद नहीं आती है, सच बताऊं तो मुझे भी पसंद नहीं आती है। इसलिए मुझे याद नहीं है कि पिछले 5-7 साल में कभी ऐसी चर्चा हम लोगों ने इस मंच से की हो। लेकिन ज़रूरत आज इसलिए है क्योंकि ये एक तरह देखा जाए तो पिछले 12 साल से इस देश पर नरेंद्र मोदी काबिज हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनकी सियासत के इर्द गिर्द क्या है या उनकी सियासत किसके इर्द गिर्द घूमती है? उनकी सियासत धर्म के इर्द गिर्द है, उसमें भी हिंदू और मुसलमानों के बंटवारे के इर्द गिर्द। बीजेपी की सियासत क्या है? अगर इसको बहुत गौर से समझें तो साफ साफ है पोलराइजेशन, बंटवारा, दो धर्मों का बंटवारा। दो धर्म ही नहीं, अल्पसंख्यकों का बंटवारा कहें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, जिसमें जैन और बौद्ध भी हैं। कई बार वो लोग भी, आप अगर जाइए बोध गया तो वहाँ देखेंगे कि आज भी वहाँ धरने पे लोग बैठे हुए हैं अपनी डिमांड के साथ। तो इसलिए जो अल्पसंख्यक है, जो कमज़ोर है, उसको किनारे लगाओ। और क्या आज की तारीख में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कमज़ोर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके पक्ष में बोलने वालों से ज़्यादा उनके खिलाफ ट्रोल आर्मी एक इकट्ठा हो गई है। अब साहब ने कह दिया कि इससे ये मांगो, इससे प्रमाण मांगो, तो प्रमाण मांगा जा रहा है। वही है, राजा बोला रात है तो रात है, रानी बोली रात है, सबने बोला रात है, वही बात है। और ये सुबह सुबह की बात है, तो वही है, ये सही लिखा है। तो जरा आना चाहता हूं जरा जल्दी से धनंजय जी आपके पास, फिर अनिल सिन्हा जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, जरा परिस्थितियां इधर की हम बात कर ही रहे हैं और इसके साथ उधर महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, कल आपने एक बहुत शानदार, बहुत बड़ी खबर बताई थी इसी चर्चा में कि उद्धव ठाकरे जिस ईश्वर पे भरोसा कर रहे हैं, वो उनके पास वो 2 पार्षदों की वो बहुत बड़ी वो पूंजी है, जिस दोनों का नाम अभी हमारे साथी डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर राकेश पाठक जी ने बताई है।
दोनों का नाम बताए, उसमें से दोनों पार्षद, शायद 53 नंबर का पार्षद है, एक और किसी वार्ड का पार्षद, जितेंद्र वल्वी और प्रियदर्शनी ठाकरे, इन दोनों का कल बता रहे थे धनंजय जी, जरा धनंजय जी, क्या यहां से परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती हैं क्या? लेकिन ये भी छोड़िए, ये एक संभावनाओं की बात है। बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने दो काम किया है। एक, अपने 29 पार्षदों के जो उनका जो प्रमाण पत्र है, जो उनको दिया गया है सर्टिफिकेट कि आप पार्षद चुने गए, खबर यह है कि उन पार्षदों के पूरे सर्टिफिकेट इन्होंने अपने पास रख लिए हैं, 29 के 29। अब बोल दिया अब तुम लोग जाओ घर। और दूसरी बात, एक शिकायती पत्र यहां भेज दिए। जो नया बॉस है अब वो देखेगा। नया बॉस यहां कौन है? जो बोल रहे हैं कि हमारे बॉस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नितिन हमारे बॉस। ये तो भाजपा का बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का बॉस कौन है। बोलने के लिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। धनंजय जी। केवल वो प्रमाण पत्र ही नहीं रखा है, कहा जा रहा है कि मीडिया में जो खबर है कि आधार कार्ड भी रख लिया, कि आधार कार्ड भी यहीं रहेगा। और ये रखने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह वही है कि डर है। डर क्या है? डर ये है कि एक तो आपने जो कही दिया कि 53 वार्ड नंबर के और 121 वार्ड नंबर के जो शेड्यूल ट्राइब के जो दो कैंडिडेट हैं, जो जीत करके आए हैं उम्मीदवार नगर सेवक, दो ही सीट है और 2 उद्धव के पास है, वो तो आपने बता ही दिया। अब उसमें एक और है कि जनरल कैटेगरी के लोग नहीं चुने जाएंगे। चुने जाएंगे तो एसटी होंगे, ओबीसी होंगे या बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट होंगे। ये 3 ही समूह से चुने जाएंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो अब अगर शेड्यूल कास्ट और अगर ओबीसी से चुने जाते हैं, उसमें फीमेल मेल दोनों हैं, तो तब तो बात दूसरी हो जाएगी। लेकिन वो जो है, लेकिन उसमें एक और पेच है कि डर लग रहा है लोगों को। इसकी एक वजह क्या कि अगर यहाँ गड़बड़ाएगा, मुंबई में अगर गड़बड़ाएगा मामला, कुछ उलटफेर हो, इसलिए डरे हुए शिंदे, तो ठाणे में भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ठाणे में शिंदे जी को सपोर्ट चाहिए बीजेपी का, ठाणे में उनका बहुमत नहीं है, तो बहुमत से कुछ कम है, तो वो बहुमत से कुछ कम जो है वो बीजेपी देगा वहां। तो बीजेपी कम परेशान है, शिंदे ज्यादा परेशान है। फिर हो क्या जाएगा? अगर इधर भी टूट गए तो न इधर के रहे न उधर के रहे, ये शिंदे जी के पास खतरा है। शिंदे जी इसीलिए आज समझ में आ रहा है, आज चर्चा हो रही है कि शिंदे ने इसीलिए अपने नगर सेवकों को जीतते ही होटल लेकर के गए। अब क्या क्या निगोशिएशन हुआ, क्या क्या ट्रेनिंग दी गई, मुझे नहीं पता, ये बात आई भी नहीं है बाहर। लेकिन वो सब कराने के बाद कि कई सवाल ये भी उठने लगे कि इतने दिनों का होटल का खर्चा कौन दे रहा है। ये भी सवाल आया कि भाई शिंदे जी जो है वो टेंशन में है, क्योंकि उनके नगर सेवक टूट सकते हैं। फिर जो असली सवाल है, जिसकी वजह से शिंदे सबसे ज्यादा परेशान है, वो है ठाणे। अब ये भी खबर है कि जो शिंदे गुट के एक विधायक है राहुल सेवाले, वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली जाकर के आला कमान से बात कर रहे हैं कि कैसे बातें हो। तो एक साथ कई मसले हैं राजीव जी। एक मसला है ठाणे नगर पालिका का मेयर कौन बनेगा, वहां पेच फंसा हुआ शिंदे के लिए। मुंबई में फंसा हुआ कि बीजेपी का मेयर होगा तो आधा होगा कि पूरा होगा, ये नहीं समझ पा रहे हैं। फिर असली डर है कि अगर, चूंकि वो जो नगर सेवक चुन करके आए हैं वो ज्यादातर नए हैं, और नए नगर सेवक जो चुन करके आए हैं उनको ईडी सीबीआई वगैरह वगैरह का किसी का डर नहीं। फिर जो चुनाव होगा कि मेयर का नॉमिनेशन होने के बाद जो कैंडिडेट मेयर के पद के लिए बताए जाएंगे, जो आएगा नॉमिनेशन, वो सारे नगर सेवक मिलकर के वोट देंगे। ऐसा नहीं कि बहुमत दिख रहा है कि बहुमत गठबंधन के पास है, मतलब बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत है तो बीजेपी का मेयर हो गया, ऐसी बात नहीं है। तो असल डर वहां है कि वहां अंदर भीतर जब चुनाव हो रहा होगा, जब वोटिंग हो रही होगी, उस समय अगर गड़बड़ी हो गई तब क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, और एक साथ माया मिली न राम हो जाएगा।
न इधर के रहे न उधर के रहे, तो सबसे ज्यादा खतरे में शिंदे हैं, और शिंदे इसीलिए जो है सारा दांव पे चल रहे हैं। और शेड्यूल ट्राइब वाला अगर हो गया फिर तो मुझे लगता है कि कहीं कोई रास्ता बचता नहीं है। इसलिए बीजेपी अभी बड़ा खामोश दिख रही है, बीजेपी के भीतर कोई बेचैनी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको ये भी पता ही है कि देवेंद्र फडणवीस भी गए हुए हैं, दावोस गए हुए हैं, और उनके आने के बाद ही होगा फिर ये चर्चा की जा रही है। एक और देखिए चर्चा हो गई, वो भी उसको भी समझना होगा, उसके बिटवीन द लाइन पढ़िए। 23 तारीख को जन्मदिन पड़ता है बाला साहब का, तो कहा जा रहा है कि ये कोशिश में है कि बाला साहब के जन्मदिन के दिन जो है हमारी पार्टी का नगर सेवक मेयर बनेगा और ये बाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये एक तरह से एक गणित फेंका जा रहा है कि उद्धव के लोग भी कोशिश न करें कि भाई कोई बात नहीं, हमारे ही तो बाला साहब के ही तो जो चेले हैं, ये जो शिष्य हैं, ये उनके मानने वाले लोग हैं, वो फाइनली मेयर बने। तो कई तरीके से शिंदे कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रतिष्ठा, अपना घर बचाने का। अब सवाल है कि अगर शिंदे नाकामयाब होते हैं अपने नगर सेवकों को एक रख पाने में, चूंकि अगर 1/3 नगर सेवक इधर से गए तो खेल खत्म, और इसका असर शिंदे के राजनीतिक करियर पे भी पड़ेगा। तो सबसे जिसको कहते हैं कि खतरे वाली पोजीशन में शिंदे खुद आके खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक खतरे वाली पोजीशन में शिंदे खुद खड़े हैं। लेकिन शिंदे और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल सिन्हा जी, जरा शुरुआत करना चाहता हूं आपसे शंकराचार्य का जो मामला है यहीं से, मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ हुआ, और इस पर चूंकि सियासत अभी और जोर पकड़ेगी ये साफ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के बयान को आपने देख लिया, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में और मीडिया, सोशल मीडिया विंग के इंचार्ज अभी आपने उनका बयान भी सुना, और कल भी यानी पवन खेड़ा ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी मसले पे, शंकराचार्य के मसले पे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी, आज उनकी बैठक थी, वहाँ पर भी। इसको कैसे देखा जाए, क्या ये इतना गंभीर मामला है, इस हिसाब से देखते हैं? गंभीर मामला है, और मुझको ये इस बात की तसल्ली है कि कम से कम इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसकी गंभीरता को समझा है, अपोजिशन पार्टीज ने। बीजेपी को जो आप मतलब ऊपर से जो दिखाई देता है उतना नहीं देखना चाहिए। एक कंट्रोल कर रहा है पूरा हिंदुइज्म को, हिंदू धर्म को, जो जिस तरह से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जिस तरह का है व्यवस्था है, पोप एक होगा, जो भी है उनका जो तीर्थ स्थल, और इसके हिसाब से एक सेंट्रलाइज्ड रिलीजन जो अब्राहमिक रिलीजन का ये है, और उसमें इसको बोलने में कोई मतलब उनकी आलोचना कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्रूसेड लड़े हैं, जिहाद किया है, तो सारा वो उसी तरह से है। हिंदू धर्म में इसकी कोई इस परंपरा नहीं है। हिंदू धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड, डाइवर्स सेक्ट्स, डाइवर्स आइडियाज, और एक आदमी भी जो है, हिंदू धर्म की यही खासियत है, और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इसमें कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये आरएसएस जो है इसको लेकर के डिफेंसिव भी है और एग्रेसिव भी है, कि ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो डाइवर्सिटी है, उसको खत्म करना है। और मैं मानता हूँ कि जो शंकराचार्य है वो जो मतलब कई परंपराएं हैं, अनगिनत परंपराएं हिंदू धर्म की, जिसमें शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, आजीवक है, बौद्ध धर्म की से निकली हुई कई परंपराएं हैं, अघोड़ पंथ है, गोरख पंथ है, नाथ पंथ, जो भी सारे सारे पंथ को अपनी ऑटोनॉमी है, और वो उनका जो भी है उनका जो भी अपने अपने तरीके से वो इंटरप्रेट करते हैं, अपनी परंपराएं हैं उनकी, और कोई मतलब शंकराचार्य उनको भी कंट्रोल नहीं करते। शंकराचार्य की एक ये है, और दूसरा है क्या कि शंकराचार्य की परंपरा में एक बात समझ लीजिए कि जो हिंदू मतलब बौद्ध धर्म के मतलब पराभव या जो भी कहिए डिक्लाइन के बाद जो आध्यात्मिक परंपराएं निकली, उसको शंकराचार्य ने जो बिखराव था उसको इकट्ठा किया आध्यात्मिक स्तर पे, और उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए इस सेंस में कि एक आध्यात्मिक दृष्टि से जो अद्वैतवाद है वो एक परंपरा मतलब एक समझ है आध्यात्मिकता की, प्रकृति को देखने की,
दुनिया के सृजन और उसके उत्पत्ति को देखने की, वो एक समृद्ध और एक बड़ी परंपरा है। उसमें जो जुड़े हुए अंधविश्वास हैं या उससे जुड़े हुए जो कुरीतियां हैं, उससे जुड़ा हुआ जो वर्ण व्यवस्था है जुड़ी हुई है, उसको हम नकार सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ शंकराचार्य की परंपरा का अर्थ सिर्फ वही नहीं है, इसलिए इसको एकांगी ढंग से देखना नहीं चाहिए। इनका प्रयास है कि जो सारे ये है क्या कहते हैं, जो डाइवर्सिटी है खत्म करके उसको कर लेना अपने काबू में। अब जैसे कि अयोध्या का इतिहास अगर आप देखेंगे, बनारस पर बाद में मैं आता हूँ, अयोध्या का इतिहास आप देखेंगे तो वो भी कई परंपराओं, मतलब वैष्णव राम जी के ये के बाद भी कई परंपराओं, कई मंदिर, कई तरह के ये का, और वैष्णव की तो परंपरा का तो जो बड़ा तीर्थ स्थल है ही, जिसमें अनेक परंपराएं और अनेक धाराएं थी, वो सब को खत्म करके 5 लाख दिए जलाओ और इस पर प्राइड करो। और वो कौन आदमी कर रहा है? गोरख पंथ के, मतलब जो नाथ पंथी संप्रदाय से आता है, जिसके की जो वैष्णव परंपरा से है भी नहीं, वो एक अलग ही परंपरा है जिसका कि ज्यादा मतलब संबंध शैव और ये से परंपराओं से है। तो ये जो है ये सब को खत्म करके उसका कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन खत्म करना चाहते हैं अगर आध्यात्मिक स्तर पर, जिस तरह से शंकराचार्य ने पूरे देश में डिबेट करके, शास्त्रार्थ करके अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, हालांकि वो हुआ नहीं। अनेक परंपराएं, कौन सा हो पाया हिंदू धर्म का भी शंकराचार्य के ये से हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक उन्होंने बनाया, अद्वैत की एक जो धारा थी उसको स्थापित किया। तो वो भी संवाद के जरिए, उसमें कोई वायलेंस नहीं था, उससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं वर्ण व्यवस्था में वायलेंस है, लेकिन उन्होंने कोई वायलेंस का नहीं किया। ये जो है इसको एक तो वायलेंट ढंग से करना चाहते हैं, दूसरा उसको सबको खत्म करके इनकी जो पॉलिटिकल हिंदुत्व है सावरकर की बनाई उसको स्थापित करना चाहते हैं। और अब मोहन भागवत बताइए उनको कौन सा, मतलब किस ज्ञान और किस परंपरा या किस शक्ति के साथ की वजह से वो हिंदू धर्म को आप कर रहे हैं। और ये आपको जान लिया कि छोटे सिर्फ उनके साथ शंकर, ये अंतिम देखिए ये हिम्मत आप समझ लीजिए, उनको भी चुनौती देने की हिम्मत आ गई इनकी, कि इन्होंने बहुत लंबे समय से प्रयास का, धर्म संसद, राम जन्मभूमि आंदोलन, सोमनाथ, ये सब करते करते इन्होंने, अब इनको लग रहा है कि इतनी शक्ति हमको मिल गई है कि अब जो स्थापित परंपराएं हैं उनको सीधे चुनौती दे सकते हैं। अभी क्या था कि सोमनाथ और अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ था एक मुसलमानों का आख्यान, लेकिन इसमें तो कोई आख्यान नहीं है, इसके बावजूद इसको इन्होंने चुनौती दी। इसका मतलब है कि कंट्रोल उनको लग रहा है, ये 100वीं जो वर्षगांठ के समय में आरएसएस को उन्होंने ये कंट्रोल हासिल कर लिया है, और मुझको लग रहा है यही उन्होंने गलती की है और यही वो बनारस में कर रहे हैं। अब एक खाली एक जानकारी किसी ने ध्यान नहीं दिया, बनारस का जो मणिकर्णिका घाट का रिनोवेशन हो रहा है, वो मंदिर नष्ट किए, कॉरिडोर, ये सब तो सब लोग जानते हैं, और आप कितनी उसकी आलोचना की जाए वो उसकी कम है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन करवा रहा है। रूपा फाउंडेशन है, रूपा कंपनी जो बनाती है ये अंडर वियर और ये सब, वो कंपनी, वहाँ वही कंपनी उसका मणिकर्णिका घाट का। अब देखिए आपका कॉर्पोरेट का रिश्ता, मतलब कि कोई, मतलब आप समझ लीजिए कि किस लेवल का ये इसने किया हुआ है, और इसमें कौन सी धार्मिकता या आध्यात्मिकता दिख रही है पता नहीं है। तो आप ये वहां भी वही चल रहा है, उसमें है लिखा हुआ वीआईपी के लिए कोई जगह रहेगी। वो जो प्रोजेक्ट को मैंने पढ़ा कि प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट में जो है सुविधाएं रहेंगी, क्या कहते हैं बाथरूम फलना ये सब जो है, और उसके बाद जो है वीआईपी के लिए भी सुविधा उसमें दिया हुआ है। मतलब कि एक जो है कॉर्पोरेट मतलब संस्कार, जानते हैं ये सब लोग जानते हैं, पता ही होगा लोगों को कि मणिकर्णिका घाट पे दाह संस्कार करना, जो भी सनातन तो गलत वर्ड है, हिंदू जो भी है भारत की परंपराओं में विश्वास करने वाला, उसको लगता है कि बनारस में मरे और हमको मणिकर्णिका घाट में ये किया जाए, संस्कार किया जाए।
उसको ये जो मतलब हमारी सैकड़ों साल की जो विरासत है उसको नष्ट करना है, क्योंकि कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है इसीलिए कि कॉरपोरेट का और पॉलिटिक्स, रिलीजन, सब कुछ कंट्रोल करना है। और हमको लग रहा है कि यही गलती हो गई है, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक चंद्रगुप्त का नाटक है उनका, क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद का, उसमें एक सिकंदर का एक ऐसा वो कथा, मतलब उसको कहते हैं, ऐतिहासिकता है नहीं उसकी, होगी नहीं, मालूम नहीं। उसमें दंडयान ऋषि जो है उसके पास वो जाता है, तो वो जो है बताते हैं कोई हिंदुस्तान विजय करना चाहता है भारत का, तो वो उसके सामने एक बाघ का जो है जो बाघ छाला जो व्याघ्र चर्म जो है उसको रख देते हैं और बोलते हैं इस पर चलो। तो वो जब इस एक कोने पर चलता है तो दूसरा कोना उठ जाता है, बोला यही भारतवर्ष है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो मुझको लग रहा है कि यही इनका हासिल होगा, और ये अच्छा किया पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी लोग जो इसके खिलाफ खड़े हो गए। जी जी बिल्कुल, ये सही आप कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूँ जल्दी से, और आप महाराष्ट्र की बात करने वाले थे, ज़रा महाराष्ट्र में आप कैसे देखते हैं एकनाथ शिंदे की सियासत, क्या यहाँ कोई करवट लेते हुए दिखाई देती है? राजीव जी, महाराष्ट्र की बात संक्षेप में उस वक्त कर ली थी और धनंजय जी ने आकर उसे पूर्णता प्रदान कर दी है, लेकिन बॉटम लाइन यही है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त मझधार में फंसे हुए हैं। उनका भविष्य क्या होगा ये 22-23 तारीख को एक तो पर्ची खुल जाए, उसके बाद मेयर का चुनाव मुंबई का हो जाए, तब मालूम पड़ेगा। मुझे लग रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर 1 मिनट ले लिया जाए, उससे पहले अभी अनिल सिन्हा साहब ने बनारस और मणिकर्णिका घाट की बात कही। ये सही बात है, हमारी परंपरा में ये माना जाता रहा है कि मणिकर्णिका घाट या अस्सी घाट पर बनारस में जो शरीर त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है। तुलसीदास जी के लिए ही कहा गया है, संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। उन्होंने भी वहीं पर शरीर त्यागा था और ऐसा माना जाता है वो पवित्र स्थान है, और उसके साथ जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात इतनी सी है, प्रशांत जी ने उस बारे में संकेत किया है कि आज बीजेपी ने नितिन नवीन का जिस तरह चुनाव किया है उसमें 2 मिसाल कायम हुई है। नंबर 1, बीजेपी ने बता दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा आंतरिक लोकतंत्र उस पार्टी के भीतर है। नितिन नवीन के सामने कई लोग चुनाव लड़ रहे थे, बहुत कड़ा मुकाबला था, कड़े मुकाबले के बाद 10 करोड़ वोट हासिल करके नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। ये आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल कायम की है मोदी शाह ने। दूसरी मिसाल कायम की है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने राजनीति में, भारत की राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी राजनीति में परिवारवाद के मुखर विरोधी हैं। लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद भवन तक वे परिवारवाद को, वंशवाद को गरियाते हैं। नितिन नवीन जैसे विधायक को, जिनके पिता 5 बार विधायक रहे थे या 6 बार रहे, 7 बार रहे, धनंजय जी को याद होगा, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजनीति में परिवारवाद को भी उन्होंने आज से समाप्त कर दिया है। परिवारवाद खत्म हो गया राजनीति से आज के बाद, और वे पार्टी के कैसे बॉस होंगे इसका नजारा भी आज देख लिया गया। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह उन्हें धकेलाया था एक दृश्य में, और इससे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वे किस तरह हाथ पकड़कर पीछे खींचे जाते थे, ये देश देख चुका है। बस इतनी सी बात है। जी 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 प्रशांत जी आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, नितिन नवीन तो मैंने पहले ही कहा कि तो रबर स्टैंप अध्यक्ष की परंपरा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे, जनक कृष्ण मूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, जेपी नड्डा, तमाम ऐसे बीजेपी के अंदर चेहरे आए। आप देखिए कि कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में ये रबर स्टैंप अध्यक्षों की परंपरा नहीं है। खड़गे जी को आप रबर स्टैंप नहीं कह सकते, जिनका 50 साल का
संसदीय अनुभव है, तो आप उनके बारे में नहीं कह सकते हैं। या जब सीताराम केसरी भी थे तो सीताराम केसरी किसी के रबर स्टैंप नहीं थे, उनके खिलाफ चुनाव लोग लड़े, जितिन प्रसाद के पिताजी चुनाव लड़े और राजेश पायलट चुनाव लड़े, लेकिन वो रबर स्टैंप किसी के नहीं थे। वो तो कांग्रेस में रबर स्टैंप प्राइम अध्यक्ष नहीं होता है, एम्पावर्ड अध्यक्ष होता है। बीजेपी के अंदर ये परंपरा है कि वो जो सबसे बड़ा पब्लिक फेस उनका होता है वही नेता होता है। वही जब अटल बिहारी वाजपेयी पब्लिक फेस थे तो ये चंद्र कृष्ण मूर्ति और कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग आते थे। अब जेपी नड्डा और नितिन नवीन है, तो फर्क कुछ नहीं। बीजेपी में ये परंपरा रही है, चल रही है रबर स्टैंप अध्यक्षों की। और दूसरी बात जो शिंदे की बात है, देखिए वो बड़ी गंभीर बात है। वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जो है वो लिखा जा रहा है इस वक्त बीएमसी के चुनाव में। एक बात हम समझ लें कि अब शिंदे और बीजेपी के बीच में दरार आ गई है और ये दरार अब पटने वाली नहीं है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस व्यक्ति ने उनकी पीठ पर छुरा भोंका, जिसने विश्वासघात किया, जिसने पार्टी को तोड़ा, वो उसकी दुर्गति देखना चाहते हैं। तो इसलिए वो कुछ भी करेंगे, वो हमेशा संकेत ऐसा देंगे कि शिंदे गुट का व्यक्ति कोई वो न बने महापौर। ये उनकी कोशिश होगी और वो पीछे के दरवाजे से, सामने के दरवाजे से जो भी करेंगे वो इसी दिशा में करेंगे कि शिंदे जो है वो हार महसूस करें अपनी, क्योंकि उनकी टीस वही है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को तोड़ा उसको सबक सिखाना चाहते हैं। अब शिंदे की पार्टी के अंदर बड़ी समस्याएं चल रही हैं। शिंदे जी ने तमाम उन जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के ऊपर भी जो है वो निशाना साधा है कि जिनको जिम्मेदारी दी थी बीएमसी के इलेक्शन की या दूसरे और महापालिका के इलेक्शनों की, उनके वहाँ पे जो शिवसेना शिंदे के लोग हार गए चुनाव, उसका ठीकरा उन मंत्रियों में फोड़ रहे हैं। तो मंत्रियों को भी उनके पदों से हटाने की बात चल रही है और वो मंत्री भी अब लामबंद हो गए। तो अब शिवसेना शिंदे के अंदर कई गुट हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले अमरेंद्र जी कह रहे थे कि शिवसेना शिंदे के अंदर भी कई शिंदे आ गए, तो वो सच बात है कि अब शिवसेना शिंदे के अंदर कई शिंदे हैं, अलग अलग गुट बन गए हैं। और आप देखिएगा कि ये पार्टी जो होटलों से यात्रा तय कर रही है, होटलों में जन्मी, होटलों में रह रही है, अभी होटल से बाहर आए हैं, तो ये होटल राजनीति में ही इस पार्टी की जो है वो नियति लिखी हुई है। और आगे आने वाले समय में शिंदे घाटे में रहेंगे। उनको बीजेपी ने 91 सीटें दी और खुद 137 पे लड़ी। बीजेपी का अपना प्लान 155 सीटों पर लड़ने का था, स्ट्राइक रेट नहीं आया। अब आप दोष दे रहे हैं कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। तो शिंदे जी की अभी जो मजबूरी में शिंदे जी ने सरेंडर किया है, जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से, वो खबरें ही आ रही हैं कि शिंदे जी ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है कि आपको जिसको बनाना हो मेयर बनाइए, हमारा साथ है। ये उन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन वो सरेंडर तब किया है जब उनको डर है कि उनकी पार्टी टूट जाएगी। तो मुश्किल में इस वक्त शिंदे हैं जी। और उद्धव ठाकरे के लिए सेलिब्रेशन का समय यही है कि वो शिंदे को परेशान देखना चाहते हैं। जी राजीव जी, मुश्किल में शिंदे और शिंदे को परेशान देखना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। क्यों न देखना चाहें, क्योंकि उनकी पार्टी को न सिर्फ मुख्यमंत्री के पद से उनको हटवाया बल्कि पार्टी को भी तोड़ा और लगातार उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती रही है। धनंजय जी, क्या कुछ उद्धव बनाम शिंदे की अगर बात की जाए तो इस चुनाव के बाद क्या दिखाई देता है वहां पे?
देखिए, जो प्रशांत भाई कह रहे हैं बहुत सही दिशा में लेके जा रहे हैं, और उसको ऐसे समझिए कि मैं पीछे ले जाता हूँ, अनिल भाई साहब तो उसके गवाह रहे हैं। शिवसेना से जो टूट करके एक जमाने में जाया करते थे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल होता था। कई हत्याएं हुई है, और जो टूट के जाते थे, अगर सही मायने में कहिए अगर सब ठीक ठाक रहा तो पहली बार जो टूट के गए, जो बाद में नासिक के जो नेता है, जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने शरद पवार जी के संरक्षण में, वही एक थे। उसके पहले का रिकॉर्ड बड़ा जो भयानक रहा है। अब ये जो मसला है, इसमें रणनीतिक चाल चली जा रही है, और ये मैसेज आ रहा है कि कैसे भी करके शिंदे को किनारे किया जाए, शिंदे की पॉलिटिकली जो है डेथ की जाए, शिंदे को पूरे फ्रेम से हटाया जाए। और जो मैंने पहले कहा कि ठाणे में भी फंसा हुआ है, बीजेपी सपोर्ट करेगी तब जब यहाँ स्थिति बनती है। अब शिवसेना, उद्धव ने एक नई चाल ये चली है कि कहा जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है, मैं इसको कंफर्म नहीं करता हूं कि ऐसी उनकी चाल है, लेकिन इसमें मुझे संभावना दिखाई पड़ती कि वो कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, अनुपस्थित रहूंगा मेयर के चुनाव से, और बीजेपी अपना अपना मेयर चुन ले, उसको शिंदे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसलिए शिंदे के दबाव में बीजेपी न आए। अब ये जो है, दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि शिंदे के गुट पे दबाव डालने के लिए बीजेपी ने फ्रेम किया हो सकता है शिवसेना ने भी फ्रेम किया हो, लेकिन ये पक्की बात है कि ये वाली जो पॉलिसी आई है, या ये वाला जो समीकरण बना है, उससे भी शिंदे परेशान है। अगर यहाँ बीजेपी को नगर अपना मेयर बनाने के लिए शिंदे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उनका जो कह रहे थे हमारे अभी प्रशांत भाई की मंत्रिमंडल में भी शिंदे की पोजीशन खराब होगी। और देखिए, एक बात और समझिए, बीजेपी के साथ ये भी है, अब ये तय हो गया है कि शिंदे बीजेपी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ठाकरे परिवार। ठाकरे परिवार को जितना तोड़ना था, जितना क्रश कर सकते थे, जो कर सकते थे, सब करके देख लिया। फाइनली हुआ क्या, इस विषम परिस्थिति में उद्धव राज दोनों साथ आ गए। ठाकरे परिवार को मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मजबूती मिली, 65 और 7 72 सीटें कम थोड़े होती। अब इसके बाद बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है कि अपने दम पर लड़ना महाराष्ट्र में मुश्किल है उसके लिए। अजित पवार, शरद पवार जो है वो किनारे हो चुके, हाशिए पे जा चुके। तो अब अगर कांग्रेस और शिवसेना एक फ्रंट पे आते हैं तो बीजेपी का महाराष्ट्र से विदाई लगभग तय हो जाएगी, कि बीजेपी साफ हो जाएगी। तो अब बीजेपी की चिंता है कि क्या वो वापस वो समीकरण पाया जा सकता है जिसमें शिवसेना और बीजेपी आगे जाकर के सत्ता चलाए। ये बड़ा सबसे महत्वपूर्ण है, जो भविष्य की राजनीति है वो यहाँ से चल रही है। अब इसमें शिंदे अप्रासंगिक हो चुके, तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि उद्धव ने जो पूरी रणनीति चली, ये आज से नहीं, बल्कि मैं कहूँ कि जब से उद्धव ने पार्टी में अपना दखल बढ़ाया, राज ठाकरे बाहर निकले, बाला साहब ने उद्धव को नेतृत्व दिया, तो कहीं ना कहीं बाला साहब बहुत दूरदर्शी राजनेता थे। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी के साथ चले गए थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी वो कांग्रेस के साथ लड़े हुए हैं, अनिल भाई साहब और बेहतर बता सकेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि बीजेपी अब अपनी जगह तलाश रही है। ये मेयर का चुनाव तो सामने है, वो ठीक है, लेकिन इसके बाद भविष्य की राजनीति कहाँ है बीजेपी की? क्या भविष्य की राजनीति बीजेपी की अकेले संभव है? जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो बीजेपी का उत्कर्ष काल था, नरेंद्र मोदी का काल, देवेंद्र जी का काल, वो सारे काल में बीजेपी फजीहत वाली पोजीशन में फंसी है। तो कई सारी चीजें हैं, अभी भविष्य में और रणनीति बदलेगी। और मुझे लगता है नगर से ये जो मेयर का चुनाव है वो महाराष्ट्र में बहुत गहरी राजनीति हो रही है। जी, जरा महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत नजदीक से अनिल जी आप भी जानते हैं, आप खुद भी हैं, जरा आपसे भी समझो कि क्या यहाँ सचमुच बहुत गहरी राजनीति, और यहाँ पर शिंदे, उद्धव ठाकरे, उधर अजीत पवार, शरद पवार, यानी महाराष्ट्र की सियासत में ये जो 4 प्रमुख नेता रहे, अभी पिछले 5 वर्षों में ज़्यादा उभर कर शिंदे भी आए हैं, अजीत पवार, शरद पवार तो थे ही। क्या यहाँ पर सियासत में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देता है, और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जाएगा? इलेक्शंस हुए, इस इलेक्शंस ने क्या किया कि जो इक्वेशंस बनाए थे बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा के बाद बेसिकली,
वो इक्वेशंस जो है डिस्टर्ब हो गए, वो इक्वेशंस जो है अब काम नहीं कर रही, और वो इक्वेशंस को कोई ध्वस्त लोगों ने नहीं किया, पार्टी ने, लीडर्स ने नहीं किया, लोगों ने ध्वस्त कर दिया। लग रहा था ये कि बीजेपी जो है वो सुप्रीम ये क्या कहते हैं सपोर्ट जो है उनका बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट ले लेगी और शिंदे भी रह जाएंगे। लेकिन रिजल्ट्स बताते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है उनको राइट ऑफ जनता ने नहीं किया, और शिवसेना जो है असली शिवसेना वो अंततः उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना रहेगी। और राज ठाकरे का बाद परिवार का भी जो उनके चैलेंज था वो भी खत्म हो गया। तो ये तय हो गया कि शिंदे जो है वो असली शिवसेना के मतलब शिवसेना का असली वारिस होने का दावा उनका कम हो गया। अब है क्या, और अब ये बात है चर्चा में कि उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी उनको ये करेगी, उनके साथ रेगुलर मतलब संबंध बनाएगी। मेरा अंदाजा है कि उद्धव ठाकरे ये जो है आत्महत्या नहीं करेंगे, राजनीतिक आत्महत्या, कि बीजेपी के साथ अब दोबारा जाएं, क्योंकि जो उनको मैंडेट मिला है, जो भी जितना सीटें जीती है उन्होंने, और जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी या उनका सम्मान बढ़ा है, वो इसीलिए बढ़ा है कि वो बीजेपी के खिलाफ लड़े। अगर वो उसके साथ हाथ मिलाएंगे तो जो बचा हुआ है वो भी खत्म लूज कर जाएंगे। तो मुझको लग रहा है कि राजनीतिक तौर पर ये गलती नहीं करेंगे। अब शिंदे के साथ जो भी आप कह लें, शिंदे के सामने ये 2-4 दिन पहले लोग बोल रहे थे कि शिंदे क्या करेंगे, दबाव डालने। मैंने पहले ही कह दिया था, 2 दिन पहले जो ये चर्चा हुई थी वो किसी चैनल पे, मैंने कहा था कि शिंदे के पास शिंदे कुछ नहीं करेंगे, सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए शिंदे के पास बार्गेनिंग पावर अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो सीधे नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसी को बार्गेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मतलब मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं कि नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे अगर ये तय कर लेगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार कल गिर जाएगी जी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि शिंदे बहुत कमजोर फुटिंग पे है। और महाराष्ट्र में भी शिंदे अगर बैकआउट अगर करेंगे तो बहुत डिफिकल्टी में पड़ जाएगी ये क्या कहते हैं बीजेपी। मेयर की कुर्सी छोड़ दीजिए, इनका मंत्रिमंडल ही देवेंद्र फडणवीस की दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि उस गिरे या ना गिरे लेकिन उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। तो ये जो है शिंदे के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन शिंदे जानते हैं कि वो अगर शिवसेना में लौटते हैं तभी उनकी गुंजाइश है, और लौटने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गिराई जाए, क्योंकि उस ईडी और सीबीआई के रहते कम से कम अजीत पवार और शिंदे ये दोनों बाहर नहीं जा सकते। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वहाँ, वो जो राजनीति में नहीं हो रहा है, वो बाहर में हो रहा है। बाहर मतलब ईडी, सीबीआई और अडानी, मतलब जो कॉरपोरेट है, ये तय कर मतलब उसका डिसीजन है। अब वो उसमें शिंदे बहुत नीचे धंसे हुए हैं। और एक चीज आप जान लीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि बीजेपी मेयर अपना बनाएगी, और ये पक्का है, इसीलिए बनाएगी कि अडानी को, अगर अडानी का इतना स्टेक ये में है, बॉम्बे में है, धारावी ही नहीं सिर्फ भांडुप वगैरह सब जगह उसने काफी जमीनें बहुत पैसा खर्च किया, तो रियल चुनाव में भी बहुत पैसा खर्च किया। और ये जो रियल एस्टेट का व्यवसाय है उसका बीएमसी का बहुत कंट्रोल तो उसमें से है, उसमें उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो डन डील है। लेकिन शिंदे के लिए, आगे के लिए, अगर वो उसकी हिम्मत को, अगर ये हिम्मत दे सकते थे, शरद पवार ये काम कर सकते थे कि शरद पवार अगर चाहते तो शिंदे, अजीत पवार सब मिल करके ये चुनौती दे सकते थे बीजेपी को। वो उन्होंने तय किया। अडानी को लाने के बाद लग रहा है कि तय हुआ क्या कि सीज फायर हो गया। तो इसलिए महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन उसको सरलीकृत कर दिया लोगों ने। अगर उद्धव ठाकरे कमजोर अगर रूप में उभरते बीएमसी में, तो समझिए कि पॉलिटिक्स बहुत ही कंट्रोल में आ जाता बीजेपी इसके हाथ में। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस जो है वो, उनको आप कच्चा मत समझिए,
वो ऐसा आदमी है। दावोस में अभी उन्होंने मंगल प्रभात लोढ़ा की कंपनी, लोढ़ा कंपनी से दावोस में उन्होंने ये किया, क्या कहते हैं, MOU किया। और वो मालाबार हिल में मंगल प्रभात जी रहते हैं, धनंजय जानते हैं, और वो हम लोग सब बढ़िया से जानते हैं। आवाज जी धनंजय जी की आवाज मंत्री भी है, मंत्री हाँ। अब वो उसकी कंपनी से मंत्री अभी है कि इस बार है। और अच्छा, देखिए एक इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जैसे लोग, मतलब मैं नाम ही ले रहा हूँ, वो सब भी चर्चा नहीं करा है को मंत्री है, करा के MLA है बीजेपी के। अरे वो मंत्री है, अभी वही था, हम वही देख रहे थे कि लिस्ट में ध्यान नहीं, मतलब मुझको आ रहा था, वो तो मंत्री है, कई बरस से मंत्री है, पिछले सरकार में भी था। तो वो जो है बीजेपी की, और वो जो है उससे दावोस जाकर के किया। अब वो सोशल मीडिया पे जंग छिड़ी हुई है कि ये दावोस में जो है जाकर के क्यों जो है सो ये तो बम्बई में रहता है, मलाबार हिल में, मतलब जो मुश्किल से 50 मीटर ने 100 मीटर का या डिस्टेंस होगा उनका मकान, और क्या कहते हैं जो मुख्यमंत्री आवास है। और वो जो है वो गया स्विट्जरलैंड में, और ऐसे ही सारे FDI मतलब सारे जो किए हैं उसने वहाँ ये। तो कलाकार वो जो है, मैं आपको बताऊं कि जो मोदी जी का प्रतिकृति जिसको आप बोल सकते हैं, मतलब जो अवतार वगैरह नहीं, कैसे कहते हैं उसको, मतलब ये रेप्लिका, तो वो रेप्लिका है उनके। वो वहाँ दावोस में जाके बताइए, लोढ़ा कंपनी से अगर कर रहे हैं तो मोदी जी से किस हालत में कम है, मतलब वो इसी तरह का जो नौटंकी करने वाला। इसीलिए उनको भी आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। पहले ही डील कर ली होगी उसने शिंदे के साथ कि उनको क्या क्या मिलना है, और उसके बाद वो आराम से दावोस गए। अभी फिलहाल BMC में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये इस बारे में मुझको कोई डाउट नहीं है। तो अगर नहीं बनती है तो दिल्ली की सरकार भी खतरे में है, ऐसा मानकर चलिए। जी बहुत सही आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं वहाँ नहीं तो यहाँ भी नहीं। यानी महाराष्ट्र में अगर मेयर के चुनाव में बीजेपी के खाते में मेयर का पद नहीं गया, तो ये BMC की बात कर रहा हूँ, तो ये तय मानिए कि फिर दिल्ली की कुर्सी भी डगमगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2 बैसाखियाँ तो हैं ही, और तीसरा जो है वो शिंदे का साथ बहुत बड़ा साथ है, और ये तीनों अगर चले गए तो फिर कहीं से भी उठ के आने की गुंजाइश नज़र नहीं आएगी नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल सिन्हा जी। क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी कैसे आप देखते हैं इस पूरे मसले को, और सियासत में शिंदे कहाँ नजर आते हैं महाराष्ट्र की सियासत में? देखिए राजीव जी, अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें शिंदे के हाथ से चीजें फिसलती हुई तो नजर आती हैं, लेकिन जैसा कि अनिल सिन्हा जी ने कहा कि शिंदे अभी भी बार्गेनिंग की पावर में तो दिखाई पड़ते हैं। उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि शिंदे निपट जाएं, और ये चाहना भी चाहिए उद्धव ठाकरे को, और शिंदे चाहेंगे कि उनका मेयर बन जाए ताकि वे बता सकें कि असली शिवसेना हम हैं। तो दोनों के सामने संकट है। संकट बीजेपी के सामने भी है कि शिंदे को अगर तोड़ती है तो जग हंसाई होती है, और शिंदे को नहीं तोड़ती है तो BMC में चेयरमैन नहीं बनता। लेकिन प्रशांत जी जो सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सिग्नल दे दिया है कि हम बाइकाट कर जाएंगे, तो आप अपना मेयर बना लीजिए। अगर ऐसी स्थिति भी पैदा होती है तो शिंदे निपट जाएंगे राजीव जी। तो शिंदे के सामने अब बार्गेनिंग की पावर भी है, लेकिन रास्ते भी कम हैं, ये भी है। शिंदे के सामने भी अब यही है कि या तो आप बीजेपी के सामने एकदम सरेंडर हो जाइए, वरना बीजेपी से आप संबंध विच्छेद करिए, और सिर्फ BMC में नहीं पूरे महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी संबंध विच्छेद करिए। तो राजीव जी ये संकट अब शिंदे के सामने है। शिंदे के सामने सर्वाइवल का संकट है, उद्धव ठाकरे के सामने सर्वाइवल का संकट नहीं है, बीजेपी के सामने सर्वाइवल का संकट नहीं है। शिंदे के सामने बार्गेनिंग पावर होने के बावजूद सर्वाइवल का संकट है। तो अब ये शिंदे की राजनीति अब यहीं आएगी, देखी जाएगी कि कितने कुशल हैं। और जिन दिल्ली के चाणक्य महोदय का, हालांकि मैं वापस लूंगा शब्द, आपने पहले मना किया था, ये चाणक्य मत क्या कीजिए उनका जो बड़ा समझा जाता है वो कितना मदद कर पाते हैं राजीव जी, ये देखा जाएगा। क्योंकि अगर बीजेपी का वहां मेयर बन जाता है, और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से अपना दावोस में स्वागत करवा रहे हैं, आपने भी कहा और संजय राउत ने भी परसों था वो ट्वीट किया था मराठी में, जब दिल्ली का रास्ता इनका तय होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर हमारे दिल्ली वाले जो छोटे मोटा भाई हैं, उनके रास्ते में कांटा बनेंगे।
तो राजीव जी यहाँ बीजेपी की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी बहुत कुछ तय करेगी। तो इसलिए शिंदे के हाथ में कुछ चीजें हो सकती हैं। अगर ये मामला शिंदे फडणवीस वर्सेस दिल्ली वाले मोटा भाई अगर हो गया तो शिंदे की बात बन सकती है, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन अगर ये मामला नहीं हुआ और दिल्ली वाले मोटा भाई ने ये ले लिया कि भाई फडणवीस जी दिल्ली की तरफ रास्ता नहीं करेंगे, तो फिर राजीव जी फिर दिक्कत शिंदे की हो जाएगी, फिर शिंदे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ उद्धव ठाकरे को भी ये देखना है कि शिंदे से निपटना है कि बीजेपी से निपटना है। मुझे लगता है कि बीजेपी से तो वो लड़ ही रहे हैं और शिंदे को निपटाना भी है उनको। लेकिन राजीव जी आज जो संजय राउत ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट जो था वो राहुल गांधी के एक कोट को लेकर उन्होंने रिपोस्ट किया उसको राजीव जी। अब इससे समझा जा सकता है कि शिवसेना यूबीटी जो है उसका रास्ता किस तरफ है। यानी उनके यहाँ शिवसेना यूबीटी के यहाँ कोई विचलन वाली वो स्थिति नहीं है जो पवार बंधुओं के यहाँ दिखाई पड़ती है। तो ये दिखाई पड़ता है राजीव जी मुझको कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। आने वाले वक्त में और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। प्रशांत जी आपका